चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। कोलिजन के क्वेश्चंस करना है अपने को, है ना। उप्स, एक छोटी सी चीज जो हमारी रह गई थी उस दिन, वो मैं बाद में याद आया, वो था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये एक चीज है, इस पे काफी क्वेश्चंस बात बनते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कहाँ से नाम आया है मुझे नहीं पता, लेकिन मार्केट में यही नाम अवेलेबल है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। सो ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली हमने एक चीज़ देखी थी, एक मास अगर m1 है, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड देयर इज अनदर मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2। ठीक है, कोलिजन होता है इनमें, दे कोलाइड, ओके, एंड कोलिजन के बाद दे सेपरेटली मूव ऑन विद वेलोसिटी v1 एंड वेलोसिटी v2, राइट। A typical scenario, m1 m2 मास कोलाइड हुआ, कोलिजन हुआ, m1 m2 मास सेपरेट हुए और दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2, राइट। तो यहाँ पे हमने ये बोला था कि भाई अगर इलास्टिक कोलिजन है, इफ collision is elastic, तो क्या बात बोली थी हमने? एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव किया था उस दिन, अगर आप याद करो, कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये काफी काम का रिजल्ट है, okay? तो मतलब यहाँ पे मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोली थी u1 माइनस u2, मतलब ये बंदा इसको अप्रोच कर रहा है और कोलिजन के बाद ये उससे दूर भाग रहा है, तो बेसिकली v2 माइनस v1। ध्यान ये रखना है कि डेफिनेशन वाइज अगर आप यहाँ पे u1 माइनस u2 कर रहे हो तो बाद में v2 माइनस v1 करना है, दैट इज अ ट्रिक। अगर यहाँ पे u2 माइनस u1 कर दोगे क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं होगा, बस फिर ध्यान रखना कि यहाँ u2 माइनस u1 किया है तो वहां फिर v1 माइनस v2 कर देना, बस इतना ध्यान रखना। बट द मेन थिंग इज कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड दे आर इक्वल इन केस ऑफ अ इलास्टिक कोलिजन। बट what if the collision is not elastic? Do we have a relation? Yes, we have a relation, and that is via this thing, coefficient of restitution. So if the collision is not elastic, तो उस केस में क्या होगा? If collision is not elastic, मतलब it could be perfectly inelastic or partially inelastic, whatever, उस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक हम रेशियो बनाते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये एक फॉर्मूला आप इसलिए E is called coefficient of restitution। ये जो बंदा है E, this is called coefficient of restitution, coefficient of restitution। नॉर्मली इसकी वैल्यू जो होती है 0 से 1 के बीच में रहेगी। 1 कब होगी? जब ये इलास्टिक कोलिजन होगा। E is equal to 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, 0 भी हो सकता है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, दिस इज 0, ठीक है। इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन एंड E इज इक्वल टू 0 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब बॉडीज स्टिक टू ईच अदर completely और perfectly in elastic collision। आप खुद ही देखो, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो दोनों सेम होते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अभी बात की हमने, E1 हो गया, राइट। और अगर परफेक्टली इलास्टिक हुआ
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गई, 0, बिकॉज दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, दे आर स्टिक टू ईच अदर। तो अभी जब स्टिक हो गए तो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो दिस इज 0, दिस विल बी 0। तो ये आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है, इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग को करने होंगे। तो फिजिक्स जो मैथ्स वाली बात हो गई, इसके पीछे फिजिक्स क्या है वो समझ लो। फिजिक्स हम ये बता रहे हैं इसमें कि यार कहानी कुछ ऐसी है कि अगर कोलिजन इलास्टिक है तो कोई लॉस ऑफ एनर्जी तो है नहीं, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब अल्टीमेटली वेलोसिटी शुड जस्ट ट्रांसफर, एक धीमा होगा एक तेज होगा, ऑब्वियसली ना, अदरवाइज हाउ विल द काइनेटिक एनर्जी गेट कंजर्व्ड? थिंक लॉजिकली, इफ both of the masses slow down, how would the kinetic energy get conserved? So one has to speed up, then other one has to slow down with an equal ratio. इसीलिए ये चीज हमेशा बराबर आती है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब पहले जो उनकी वेलोसिटी का डिफरेंस रहेगा और बाद में जो वेलोसिटी का डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस सेम आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी हैज टू बैलेंस, राइट। लेकिन अगर कुछ लॉस है बीच में, तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कोलिजन के बाद उनकी रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी जो पहले थी। इसीलिए ये ई जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। तो लॉजिकली हम इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ये बात क्लियर सबको है ना? तो फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे टॉपिक में। सिनेरियो इज, एक स्मूथ सरफेस है, there is a smooth surface, yes, and there is one object of 2 kg, this is moving with 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग विद, दिस इज ऑफ 4 kg एंड दिस इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड एंड दे कोलाइड, ठीक है। ये आके कोलाइड कर रहे थे, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन कुछ सिनेरियो ऐसा है, this 2 kg mass is moving in this direction with a velocity 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी हमको पूछिए, मतलब ये डायरेक्शन मैंने बना दिया इस तरफ, हो सकता है कि ऐसे ना हो, बस जस्ट दिखाने के लिए। V2 एंड दिस इज 4 kg। सो यहाँ पे V2 इज क्वेश्चन मार्क, पहली चीज क्वेश्चन ए। दूसरा भी बताया है, फाइंड E, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। ये दो काम हमें करने हैं, ठीक। कोलिजन के बारे में कुछ बोला नहीं है इन्होंने कि वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक, इनइलास्टिक, व्हाटएवर। सो वी विल जस्ट टेक नॉर्मल, कोई भी कोलिजन है हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम हम हमेशा कंजर्व कर सकते हैं। जब भी आप मोमेंटम कंजर्व करोगे, एक आपको थंब रूल हमेशा रखना है, फॉर योर रेफरेंस यू हैव टू टेक वन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज पॉजिटिव, अदर वन वुड बी नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ एंड ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूँ। मान लो मेरा फाइनल आंसर V2 का नेगेटिव आया, इसका मतलब है V2 वुड बी इन दिस डायरेक्शन, एज सिंपल एज दैट। So with this we will first write what is my initial momentum। तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम लिखना चाहें तो m इंटू वी, तो इसका मोमेंटम कितना हुआ, मास इंटू वेलोसिटी, और पॉजिटिव का पी आई वुड बी, पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस का, और यहां से हो गया माइनस का 2 इंटू 4, तो ये हो गया 0। तो नेट इनिशियल मोमेंटम वाज 0, बराबर है। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? नाउ फाइनली दिस गाय इज मूविंग दिस वे, सो इट इज नेगेटिव, सो माइनस 2 इंटू 2, इसका नहीं पता तो प्लस
4v2, राइट। मतलब उसका मास ले लिया 4 और v2 से v2, अभी v2 प्लस माइनस जो भी आना हो अपने आप आएगा, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, राइट। अब मोमेंटम कंजर्व करना है तो Pi इज इक्वल टू PF, क्योंकि कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, फोर्सेस आर इंटरनल। तो यहां से हो गया -4 + 4v2 इज इक्वल टू 0। सो 4v2 आ गया यहां से 4, सो v2 आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, v2 आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। और पॉजिटिव आया है, इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। हमने पॉजिटिव क्या माना था, ये वाला, सो इज गोइंग टू बी 1 मीटर पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये डन हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, राइट। सारा डेटा अपने पास में, v2 क्या है, प्लस का 1 डाल दो, यहां पे भी विद साइन डालना होता है ना। ये प्लस का 1 हुआ, माइनस v1 क्या था 4, नहीं तो v1 क्या है, सॉरी v1 आया है 2 और 2 माइनस का, तो -2। ये ध्यान रखा, फॉर्मूले में एक माइनस था और v1 मेरा उधर जा रहा है, ये v1 है गाइस, दिस इज v1, इट इज गोइंग रिवर्स। सो मैंने एक माइनस अपनी तरफ से डाला, u1 वॉज प्लस का 4 एंड u2 वॉज माइनस का 2, तो माइनस 2। ये इंपॉर्टेंट है, देयर वी हैव टू बी केयरफुल, वैल्यूज हैव टू बी पुट विद साइन। सो दिस विल कम एज 3/6। आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ई का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए और 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। दिस इज 1/2, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई। So the only scope of mistake in these kind of problem is you somehow ignore the direction wala part. You have to be careful of the direction wala part, right? Let's move on. Question is like this. We have a फ्लोर है, यहां पे एक पार्टिकल रखा हुआ है रेस्ट पे, ठीक है। दिस इज मास m एंड दिस इज एट रेस्ट। यहां से एक पार्टिकल, ये एंगल 60 डिग्री है, इसको, ये भी मास m का है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, यहां से रिलीज किया, जस्ट ऐसे लाके रिलीज किया, तो क्या हो रहा है, इवेंचुअली दिस इज कमिंग लाइक दिस एंड हिटिंग दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक। कोलिजन हो गया। सो आफ्टर दिस कोलिजन क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल थ्रू विच बॉब ए स्विंग्स। पार्ट ए, इसमें पार्ट ए है, व्हाट इज द एंगल थ्रू विच, दिस इज बॉब ए, this is bob B, through which bob A swings after collision with B. After collision with B, but hang on, assume collision to be elastic. अब यहाँ पे बोल रहा है assume collision to be elastic.
ठीक, तो पार्ट ए है और पार्ट बी इसमें एक्चुअली मैंने ऐड किया है, इसमें कोई बुक में नहीं है, दिस इज ऐड फ्रॉम माय साइड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉब बी आफ्टर कोलिजन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई। ये रखा हुआ है चुपचाप, कुछ नहीं करना इसको लाइफ में, लेकिन ये इसका फ्रेंड आया, चलो मजे ले रहे हो, आके इसको उड़ा दिया। ठीक, पूछा है कि व्हाट इज द एंगल थ्रू विच ये स्विंग करेगा आफ्टर द कोलिजन। अब जब भी कोलिजन इलास्टिक हो और आपको दिखे कि दोनों ऑब्जेक्ट के मास इक्वल हैं, क्या मैंने बोला, जब भी कोलिजन इलास्टिक हो और दोनों के मास, जो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं उनके मासेस आर इक्वल, तो आपको तुरंत ये चीज दिमाग में फ्लैश होनी चाहिए, ओ द वेलोसिटीज वुड बी इंटरचेंज्ड। आपने चीज डिराइव करी थी, राइट? तो कुछ सॉल्व नहीं करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, इलास्टिक कोलिजन है इक्वल मासेस का, सो जो उसकी वेलोसिटी थी पहले वो इसको मिल जाएगी, जो इसकी थी वो उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, पार्ट ए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉब बी बिफोर कोलिजन? 0. So what should be the velocity of bob A after the collision? 0. So through which angle it swings? It doesn't swing at all. So answer is 0. Part A हम लिखेंगे since masses are equal, आपका मन है तो आप उसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, आंसर वही आएगा। Since masses are equal, velocities would be interchanged. Velocities would be interchanged. Hence, A would come to rest. नहीं, B फ्लाई करेगा, है ना? स्टिक, हाँ स्टिक कर देगा तो इलास्टिक हो नहीं सकता, प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट करते हैं। बी पूछा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, राइट? जब इसे कर दे, तो अभी इतना आप सोचो कि जो भी इसकी वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वो पूरी की पूरी इसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपको सिर्फ करना इतना है कि इस बंदे की वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन क्या होने वाली है, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा लो। पोटेंशियल एनर्जी में कितना ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कितना ड्रॉप हो रहा है, इसको आप ले लो लेंथ को L। ठीक है, मान लो ये लेंथ L इज गिवन एंड दिस इज 60 डिग्री गिवन। तो हमको बस इतना फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन अपना नॉर्मल हो गया एनर्जी कंजर्वेशन का। पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बिकम काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, बिकॉज़ दिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी गोइंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकली है यहाँ पे हाफ mv square will be equal to mg. What is the change in potential energy? Basically हमारा चेंज जो है हाइट में सिर्फ इतना है, राइट? सो दैट मीन्स इस पूरी लेंथ में से आपको ये वाली लेंथ सेपरेट करनी है। कई बार ये काम कर चुके हैं, मैंने बोला था ना, ये इतनी बार कर लोगे कि रट जाएगा ये। दिस विल बी L माइनस L cos थीटा। अब तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार आपने किया होगा। दिस विल बी L माइनस L cos 60। वो हो गया पूरा L और ये बचा L cos 60। देखो ये L है, ये L cos 60 है, तो L माइनस L cos 60। दिस इज L माइनस L cos 60। सो ये M से M हो गया। सो यहाँ से आ गया आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g L 1 माइनस cos 60 इज 1/2। सो 1/2 और 2 कैंसिल हो गया। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू GL। तो यहाँ से हम भी बोल सकते हैं यही वेलोसिटी पूरी पूरी किसको ट्रांसफर होगी, B को।
दिस इज VA स्क्वायर टू बी ऑनेस्ट। नहीं, ये 1 - 1/2 और 2 कैंसिल हो गया ना, L कॉमन है ना, तो यहां से आ गया VA इज इक्वल टू √GL एंड आफ्टर द कोलिजन VB will be exactly same because we are saying the velocity would interchange। तो जो A की वेलोसिटी है वो पूरी की पूरी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, B को, और A आ जाएगा रेस्ट पे। ठीक है, सो इस सेकेंड पार्ट जो है इसका एक फ्लेवर एनसीईआरटी में एज ए सेपरेट क्वेश्चन दिया हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो याद क्या रखना है, इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज इंटरचेंज इफ द मासेस आर इक्वल, इफ द मासेस आर इक्वल। अब एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है जो हमें कवर करनी है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट रीबाउंड्स फ्रॉम ए वॉल और फ्रॉम ए फ्लोर, तो उसकी कुछ कहानी होती है। ठीक है, तो वो कहानी को हमको इस प्रॉब्लम के थ्रू समझना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पार्टिकल, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा जीपी इन्वॉल्व होती है मैथ्स की इसमें। मैथ्स में आपने ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। A particle falls from a height h upon a fixed horizontal plane, upon a fixed horizontal, और ये आपने देखा भी होगा रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड रिबाउंड्स, जैसे बॉल आपने ऊपर से नीचे गिराई, नीचे आई, रिबाउंड कर गई, वही एंड रिबाउंड्स। तो नॉर्मल सिनेरियो जो डे टू डे में ऑब्जर्व करते हैं। इफ E इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इफ E इज द कोएफिशिएंट ऑफ restitution, then find the total distance traveled by the object before rebounding has stopped. Then find the total distance, बोल रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट नहीं, total distance traveled by particle before rebounding stops। ओके, अब ये कहानी है पूरी ना, तो उसको कहानी की तरह देखो, प्रॉब्लम नहीं है ये, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, दिस इज लाइक ए स्टोरी। आपने क्या किया है, एक बॉल को ड्रॉप किया है, पार्टिकल मतलब बॉल, ठीक है, ड्रॉप किया, रिबाउंड हुई, थोड़ा हाइट तक आएगी, थोड़ा कम हाइट पे आएगी, फिर दोबारा रिबाउंड होगी, थोड़ा और कम हाइट होगी, फिर रिबाउंड होगी, थोड़ी और कम हाइट होगी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग थोड़ी देर बाद वो रिबाउंड करना बंद कर देगी। तो वो बोल रहा है कि ये रिबाउंड करने से एक बार एच गया, ये एच आया, फिर वापस मान लो कोई नया हाइट वापस सेम हाइट पे नहीं आ रही है, इट विल ट्रैवल सम लेस हाइट, सो whatever height it comes, let's say h1, so h फिर h1 फिर वापस h1 है ना, क्योंकि जो हाइट ऊपर ली है वो नीचे गेन भी करेगी। मान रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, खाली रिबाउंड में जो लॉस हो रहा है वो लॉस हो रहा है, बाकी कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो पहले h गिरी, कहानी कुछ ऐसी होगी कि पहले ये लेट से h गिरा, फिर ये रिबाउंड किया लेट से h1 तक, फिर h1 से वापस h1 नीचे आएगी, तो 2 टाइम्स h1, राइट, फिर थोड़ी h2 और कम हो गई,
वापस H2, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, करते 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 वो बोल ये रहा है कि ये H प्लस 2H1 प्लस 2H2 प्लस 2H3 ऐसे निकालते जाओ इन्फिनिटी तक, मतलब क्योंकि रिबाउंड करते रहेगा, मतलब जब बिल्कुल डेड हो जाएगा, आगे तक बढ़ता रहेगा। तो ये सारी डिस्टेंस का मुझे सब निकाल के बताओ। रिबाउंड कर रही है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एक टाइम पे आके वो स्टॉप होगी, हमें नहीं पता कहाँ स्टॉप होगी। तो वी विल सी कि कैसे मैथ्स इसकी बनती है, थोड़ा इसका एक फ्लेवर है। आप सोचोगे ये इनफाइनाइट टर्म कैसे निकालेंगे, सो मैथ्स विल कम टू द रेस्क्यू। जब भी फिजिक्स फंस जाती है ना तो मैथ्स मसीहा बन के आती है, तो वही चीज़ है। क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से तो वो रिबाउंड कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई जो है इसमें दिया हुआ ई, ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो देयर विल बी सम रिबाउंडिंग व्हिच विल कीप ऑन हैपनिंग। theoretically it will stop, but we cannot substantiate that from a physics point of view. तो पहले देखते हैं कि कैसे हम इनको निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आंसर। हमारा फाइनली जो है h के टर्म्स में आती है, h और e के टर्म्स में, क्योंकि दीज आर द ओनली नोन क्वांटिटीज। h हमको दिया हुआ है और e दिया हुआ है। सो वी वांट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब ये जो टोटल, ये प्लस ये फिर ये टोटल चाहिए। मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, ऑब्जेक्टिव इज फाइंड h प्लस 2H1 प्लस 2H2 प्लस so on and so forth up to infinity. Is the objective clear? ठीक, तो पहले जरा देखते हैं कि हम H1 को क्या लिख सकते हैं, फिर H2 पे जाएंगे, फिर H3 पे जाएंगे। ठीक है, कुछ पैटर्न होगा। तो पहले H1 को लिखने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस केस में ये आपने प्रॉब्लम नोट कर लिया, आई नीड टू शिफ्ट दिस स्लाइड। सबने नोट कर लिया? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस केस में क्या लेंगे हम? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से रिबाउंड आ रहा है और ये हिट कर रहा है, लेट्स से कुछ v वेलोसिटी से, जस्ट बिफोर कोलिजन दिस इज ग्राउंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है। अच्छा, वॉल तो 0 पे रहेगी, इसकी वॉल की जो वेलोसिटी फ्लोर, ये तो हमेशा 0 रहने वाला है। अब बॉल इतनी भयानक तो नहीं होगी कि फ्लोर हिला दे, हाँ, छोटी पार्टिकल है, ये तो 0 पे रहने वाला। तो इस केस में अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v माइनस 0 बराबर है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अगर इसको हम लिखें ऐसे, ये मान लो हो गई वेलोसिटी v1, ठीक है। तो इसको अगर मान लो हम इसको ले रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये वाली हो गई नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सॉरी, सो दैट विल बी दिस माइनस दिस, सो 0 माइनस v1। मतलब इसको मैं ऑब्जेक्ट 2 ले रहा हूँ, वॉल को मैं ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट 2, तो मैं v2 माइनस v1 कर रहा हूँ। तो 0 माइनस v1, माइनस क्यों किया? मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है, ये ऊपर जा रही रिबाउंड करके। तो ये समझ में आ रही है आपको? और नीचे क्या लिखूंगा फिर? ऑब्जेक्ट 1 माइनस दिस, तो दिस विल बी पॉजिटिव, मतलब v1 माइनस, सॉरी v माइनस 0, दिस इज कमिंग विद वेलोसिटी v, और ये अभी भी 0 पे था। सो यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि दिस विल बी v1 अपॉन v। अब ये मैंने एक चीज करके बताई आपको, ये हमेशा के लिए हमको याद रखनी है, इसलिए समझ लो, अभी दोबारा ये चीज रिपीट नहीं होगी। हमारे लिए एक रिजल्ट बन गया है, मतलब जिस स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, अब ये स्पीड्स आ गई, साइन कंसिडरेशन हमने ऑलरेडी ले लिया है। आप समझो बात को, अब दोबारा इसमें साइन मत डालना, हमने साइन ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, क्योंकि रिबाउंड का केस है और हमें मालूम होता है रिबाउंड के केस में जैसे आ रही होगी उसके उल्टे में जा रही होगी, तो उल्टे में जा रही होगी, मैंने ऑलरेडी इसको माइनस v1 कर दिया है। तो अब रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। रीबाउंड के केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वुड बी न्यू वेलोसिटी अपॉन ओरिजिनल वेलोसिटी। आप कहीं से भी रिबाउंड करो, मैं यहां से एक बॉल रिबाउंड करूं
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी न्यू वेलोसिटी अपॉन ओरिजिनल वेलोसिटी, राइट? याद रहना चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं। लेकिन यहाँ पे साइन नहीं डालना है, मतलब अब इसमें दोबारा ये मत सोचना कि ये जा रहा है ये आ रहा है तो प्लस माइनस कर दो, फिर ये साइन गड़बड़ हो जाएगा, है ना? दिस इज स्पीड। ठीक, समझ गए? तो अब जरा उस कहानी में वापस आते हैं। ये अगर हम समझ गए तो हमारा आधा गेम तो यहीं पे खत्म हो गया। कैसे? अब सोचो अगर ये h हाइट से गिर रहा है, अरे बाप रे, ये h हाइट से गिर रहा है, तो यहां पे v क्या होता है? v को मैं अगर मैं डायरेक्टली ये लिख दूं तो आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इतना तो भी हम कर चुके हैं, राइट? बार बार कर चुके। mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, mgh पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू √2gh आ जाएगा। तो यहां पे जरा हम वैल्यूज की डालें तो ये E होगा v1, मतलब जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, अपॉन दिस √2gh, राइट गाइस? तो यहां से ये आ गया। अब मान लो v1 को लेके आगे बढ़ रहा है, तो ये कितनी हाइट तक जाएगा? अब h तक तो नहीं जाएगा क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, देयर इज सम लॉस, तो ये कुछ नई हाइट तक जाएगा। अगेन यहाँ पे हाफ mv1 स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे अगर आप h1 निकालना चाहोगे तो ये लिख सकते हो ना, हाफ mv1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mgh1। h1 इज अ न्यू हाइट, तो अगेन m से m कैंसिल होगा, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1। ऊपर जा रहा है, अगेन एनर्जी कंजर्व कर दी तो वो आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू v1 की जगह वो लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ t2gh1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, स्क्वायर रूट ऑफ 2g स्क्वायर ऑफ 2g, अनवांटेड गेस्ट निकल गया बाहर। E इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ h1 बाई h, याद रहा स्क्वायर कर दो E का, तो ये हो गया h1 बाई h, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को निकाल दिया हमने, तो ई स्क्वायर निकली। तो यहां से डियर मैं ये लिख सकता हूं, अब मेरी कहानी कितनी आसान हो गई, h1 विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम h। मतलब जो अगर हम, अब ये आपके लिए एक रिजल्ट हो गया, ऊपर से बॉल गिराओगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, पूछा गया नई हाइट क्या होगी, ई स्क्वायर h। अगर ई दिया होगा मान लो 0.8, तो 0.8 का 0.64 इंटू द ओरिजिनल हाइट, दैट विल बी 0.9, तो 0.81 इंटू द ओरिजिनल हाइट। आगे मतलब मान लो हमने इसको 10 मीटर से गिराया होता तो नई हाइट होती 0.81, ई अगर हमको 0.9 दिया होता तो नई हाइट होती 0.81 इंटू 10, दैट विल बी 8.1 मीटर। सो 10 मीटर से गिराया वापस वो 8.1 मीटर तक जाएगी। आगे बात समझ में? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक, अब अगर सोचो, अब इसी पूरी चीज को विजुलाइज करो, इफ दिस वुड हैव बीन योर फ्रेश सिनेरियो एंड यू आर सपोज टू फाइंड h2, ये गिरी नीचे, ऊपर गई, फिर नीचे गिरी और फिर ऊपर। अब नए सिनेरियो में क्या होगा, h1 विल बिकम h, और कुछ चेंज थोड़ी ना होगा, अगेन ई से पूरी कहानी घूमेगी। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि h2 विल बी नथिंग बट ई स्क्वायर h1, राइट? या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं दिस विल बी ई स्क्वायर, h1 को लिख लो ई स्क्वायर h, तो ये हो गया, ये हो जाएगा e टू द पावर 4h। मतलब किसी ने पूछा सेकेंड टाइम कितना ऊपर जाएगी, e की पावर 4h, राइट? सो दिस इज फर्स्ट टाइम में हमें ई स्क्वायर आ रहा है, फर्स्ट टाइम में ई स्क्वायर आ रहा है, सेकेंड फर्स्ट में ई स्क्वायर, 1 में 2, सेकेंड में 4। इसका मतलब जनरल रिलेशन ही हुआ कि एच एन वुड बी ई टू द पावर 2n इंटू एच। एन इक्वल टू 1 डालोगे तो ई स्क्वायर एच आएगा,
n इक्वल टू 2 डालोगे तो e की पावर 4h आएगा, इस तरह से hn इज इक्वल टू e टू द पावर 2n इंटू h। अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, कुछ बचा नहीं इसमें, अब थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट बाकी है। जो फिजिक्स था हमने पूरा समझ लिया है इस पूरी कहानी के थ्रू, तो ये घर जाके रिवाइज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये रिलेशन के थ्रू अब अगर हम एक सीरीज बनाए, हमें करना क्या था, हमें करना था h प्लस h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट वाज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सबको ऐड करना था। सो नाउ कम बैक टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम, वी हैव गॉट अ जनरल रिलेशन। तो यहां पे हम बोल रहे हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, d बोलते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, पहली बार में तो एक सिर्फ अकेला h है, ठीक है, फिर उसके बाद से 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल इंफिनिटी। हमको नहीं मालूम कब तक रिबाउंड करेगी वो, टक 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 करते रहेगी, पता नहीं कब तक करते रहेगी, मैं इनफाइनाइट बोल दिया, ठीक है। ये पता है कि एक लेवल के बाद आके वो हाइट इतनी कम हो जाएगी कि वो डिमिनिश हो जाएगी पूरी, राइट। क्या करते, तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया h प्लस 2 कॉमन ले लिया सब में, h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल इंफिनिटी। तो यहाँ पे लिख दिया h प्लस 2 इंटू h1 वॉज e स्क्वायर h, h2 वॉज e की पावर 4h, h3 वॉज e की पावर 6h, और ये चीज चलती रहेगी कहां तक, इंफिनिटी तक। और क्या हो, यही तो हो रहा है, वो नीचे आती जा रही है, हम जोड़ते जा रहे हैं, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, h प्लस, अब देखो यहां पे क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, h कॉमन दिख रहा है, राइट। सो एक h कॉमन हो गया, और यहां से आप चाहिए तो e स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। 1 प्लस e स्क्वायर कॉमन ले, सबकी पावर जो है एक एक कम हो जाएगी, e की पावर 4। देखो भाई h कॉमन लिया, h कॉमन लिया, तो ये हो गया 1, 2 पहले से था, 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा e स्क्वायर, यहाँ e की पावर 4, आगे e की पावर 6। ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, e स्क्वायर, और इसका अगर इसमें इनफाइनाइट जीपी में इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो व्हाट इज द सम, a अपॉन 1 माइनस r, राइट, a अपॉन 1 माइनस r। तो ये जाएगा h प्लस 2h e स्क्वायर, तो 1 अपॉन a इज 1 माइनस r इज कॉमन रेशियो इज e स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना हर टर्म। लेकिन हम ये काम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे जो e भाई साहब हैं इस केस में 0 और 1 के बीच में, अगर ये बड़ा होता 1 से तो हम ये नहीं लिख पाते, राइट। तो बस कहानी खत्म हो गई आपकी यहाँ से। अब यहाँ पे आप h कॉमन ले लो पूरे में, तो यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। एक बार सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ से 1 माइनस e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, सो ये आएगा, h बाहर है, देखो गाइस h बाहर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, h बाहर है, ये हुआ 1 माइनस e स्क्वायर, और यह है प्लस 2e स्क्वायर, और नीचे एलसीएम इज 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस ई स्क्वायर, h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर आपकी हार्ड डिस्क थोड़ी बड़ी है तो इसको, इस रिजल्ट को भी आप याद रख सकते हो। तो अगर एमसीक्यू में आया तो आप सीधा कोएफिशिएंट ऑफ रेसोल्यूशन डाल दो और इतना टाइम बचा लो। एक बॉल को एक हाइट से गिरा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बिफोर इट कम्स टू स्टॉप, 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल हाइट। दैट विल सेव यू सम टाइम इन योर, ठीक है। अब ये पूरा मैथ्स, दिस इज नो फिजिक्स,
तो इसमें क्या फिजिक्स किया मैंने, ठीक। तो इसलिए मतलब क्वेश्चन नहीं है, कहानी है। आगे समझ में कहानी, ओके। तो दीज आर योर टेम्पलेट प्रॉब्लम गाइस। अब अंडरस्टैंड, वाइल आई एम टीचिंग दिस एज विद द हेल्प ऑफ ए प्रॉब्लम, बिकॉज आई कैन नॉट सब्सटैंशिएट दिस एज अ कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मुझे इस प्रॉब्लम को समझाना पड़ रहा है। बट ये एक जनरल केस है। अभी आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हिट करोगे, ये तो द मोस्ट कॉन्वोल्यूटेड केस है, इसमें इनफाइनाइट तक हमने बाउंस करा के डिस्टेंस निकालना, बट उसका आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स पूछ ले तो आपको मालूम है कि 4 टाइम्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर 2n, सो 2 into 4 टाइम्स h, सो e की पावर 8h। ये रिलेशन आप यूज कर सकते हो, 4th टाइम में कितना बाउंस करेंगे। तो ऑल दीज इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आल्सो यू शुड कीप इन योर माइंड, बिकॉज we don't have to reinvent the wheel which we have already learned something, have to reuse it, okay। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने किया क्या है। हमने कुछ नहीं किया, फर्स्ट टाइम निकाला, ये v इज इक्वल टू √2gh हुआ। यहाँ पे हिट करने से पहले √2gh वेलोसिटी है और यहाँ पे v1 है, तो v1 अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये भी याद रख लो कि रीबाउंड के केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑलवेज न्यू स्पीड अपॉन ओरिजिनल स्पीड। मैं स्पीड वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज जस्ट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, न्यू अपॉन ओरिजिनल। तो यहाँ से हमने न्यू अपॉन ओरिजिनल, और ओरिजिनल अगर h1 हाइट, मतलब सॉरी न्यू वाले केस में वो h1 हाइट तक जा रहा है तो √2gh1 हो जाएगा, सेम एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। दिस वाज √2gh, 2g कैंसिल हुआ। So finally, it got a relation between h1 and h. The new height would be e square times h. और उसी को मैं एक्सटेंड करता गया तो एक जनरल रिलेशन आ गया, nth टाइम अगर वो रिबाउंड करेगी तो उसकी हाइट होगी e to the power 2n times h. This is after nth rebound. nth rebound height. ये nth rebound है तो इसमें ये काउंट नहीं है। अंडरस्टैंड, दिस वॉज द ओरिजिनल, इसमें कोई रिबाउंड नहीं था। रिबाउंड यहाँ इसके बाद स्टार्ट हुआ, ये होने के बाद, ये फर्स्ट रिबाउंड है, ये फर्स्ट रिबाउंड है, तो ये 1 मत काउंट कर लेना। इसमें ये ओरिजिनल हाइट है, ये होने के बाद जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रिबाउंड है उसकी हाइट है। तो कभी कभी गलती में उसको हम n+1 कर दें कि हमको सेकेंड पूछा है तो हम 3 कर दें इसको, ऐसा नहीं है। फर्स्ट वाला एनीवेज डिस्काउंटेड है, हमने जो ओरिजिनल वाला था हमने कभी कंसिडर किया ही नहीं था। तो ये nth रिबाउंड है, not the first time। अब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये भी कहानी है अपने आप में। ये कहानी है जब कोलिजन हमारा 1 डायमेंशनल ना हो, कोलिजन हमारा 2 डायमेंशन इन्वॉल्व कर रहा हो, तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, राइट। तो प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं इसको। A body of certain mass, a body of certain mass initially at rest is, sorry, initially at rest, initially at rest explodes and breaks into 3 fragments, explodes and breaks into 3 fragments of masses in ratio 1:1:3, 1:1:3। ठीक है गाइस, ये कहानी है। बॉडी इनिशियली एट रेस्ट बिकॉज ऑफ सम इंटरनल केमिकल एक्सप्लोजन व्हाटएवर, 3 फ्रैगमेंट्स निकले, इनके मासेस इस रेशियो में, ठीक है। 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास, इसमें 2 इक्वल मास के होंगे, तो ये बोल रहा है कि 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास, 2 पीसेस ऑफ
equal mass fly off normal to each other. Fly off normal मतलब perpendicular, normal to each other. ठीक है भाई, जैसा कह रहे हैं मानना पड़ेगा. With a speed of 30 मीटर पर सेकेंड each, with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड each. ये भी मान लिया. What is the velocity of heavier fragment? What is the velocity of heavier fragment? ये हमसे वो पूछेगा. ठीक है. तो हो क्या रहा है? If you want to see this little bit in action, so this is a object which is at rest. ठीक है, of certain mass. ठीक है, इसका मास हम ले लेते हैं m 5 हम ले लेते हैं ना. इसका मास हम ले लेते हैं 5m. इजी रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगा, क्योंकि फिर हम m और 3m के ले लेंगे दो. ठीक है. तो इतना आपको भी ट्रिक और मैथ सेंस डेवलप होना चाहिए. यू हैव टू एज्यूम सम मास. अगर आप यहाँ m ले लोगे तो फिर वो मतलब m/5 m/5 और 2m 3m/5 ऐसा आएगा. अननेसेसरली जो है इक्वेशंस बहुत गंदी गंदी लिखनी पड़ेंगी. तो इसको 5m ले लिया. ये 3 अलग अलग फ्रैगमेंट्स में ये ब्रेक हुआ. ठीक है, ये m और ये 3m. एक्सप्लोजन हुआ. और मैंने को बताया था एक्सप्लोजन इज लाइक ए कोलिजन. क्योंकि जो फोर्सेस होंगे, जो कोई किसी ने इसको बाहर से फोर्स नहीं लगाया, ये अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक इधर भाग गया, एक उधर भाग गया, इधर भाग गया. इससे बॉम्ब एक्सप्लोड करता है. तो द इनिशियल मोमेंटम इज 0, द फाइनल मोमेंटम शुड आल्सो बी 0. मतलब दैट इज द डायनेमिक्स ऑफ द प्रॉब्लम. इसमें ये बोल रहे हैं कि ये बंदा अगर ऐसे जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, तो ये बंदा ऐसे जा रहा है 30 मीटर पर, नॉर्मल टू दिस, बिकॉज द 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ इक्वल मास बोल रहा है दे आर फ्लाइंग नॉर्मल टू ईच अदर. मतलब एक अगर ऐसे गया तो दूसरा एग्जैक्टली ऐसे गया. अब ये किधर गया होगा ये अपने को निकालना. इसका वेलोसिटी निकालना. तो समझो ये है 2 डायमेंशनल केस. क्यों? क्योंकि एक ऐसे जा रहा है, एक वाई के लॉन्ग जा रहा है, एक्स के लॉन्ग जा रहा है, कहीं और जा रहा है, पता नहीं. सो ये मोशन इन ए प्लेन टाइप का हो गया. तो हमको 2 डायमेंशनल में मोमेंटम कंजर्व करना होगा. 2 डायमेंशन में मोमेंटम कंजर्व करने में कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे आप अभी एक एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे थे, m1 v1 m2 v2 सब बराबर कर रहे थे. इसमें आप 2 इक्वेशन बना सकते हो. वन इक्वेशन यू कैन टेक along x axis, conserve the momentum, or one axis you can take y axis and you can again conserve the momentum. So you will rather have 2 equations coming from the same concept. You can conserve the momentum in both directions. क्योंकि momentum is a vector quantity, तो इसका जो भी components हैं वो भी conserved रहने चाहिए. So यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन सेंस बनाते हैं. इसको हम ले लेते हैं आई कैप, इसको ले लेते हैं जे कैप. ठीक है. और इस डायरेक्शन सेंस के हिसाब से कोई तो डायरेक्शन सेंस लेना पड़ेगा ना आपको. तो मैंने एक जो ऑब्जेक्ट है वो जिसके अलॉन्ग जा रहा है उसको मैंने बोल दिया आई कैप, और दूसरा वाला जो जिसके अलॉन्ग जा रहा है वो जे कैप बोल दिया. ठीक है. तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया. मतलब एक को आई कैप, एक को जे कैप अलॉन्ग ले लिया. अब अगर हम पी आई एक्स या फिर पी आई वाई दोनों ही 0 लिख दें तो कोई दिक्कत, मतलब आई के अलॉन्ग या जे के अलॉन्ग हमारा इनिशियल मोमेंटम 0 है. क्यों? क्योंकि ये भाई साहब आराम से रेस्ट कर रहे थे. करेक्ट. अब हम क्या करेंगे, पी एफ एक्स
P फाइनल x और P फाइनल, ठीक। अब इसकी वेलोसिटी जो है, मैं कुछ, आप बोलो सर आपने जानबूझ कैसे है, क्योंकि आने वाली ये ऐसे ही है, तो मैं इसको कुछ ऐसे ले लेता हूँ, कुछ ये इस तरीके से मूव कर रहा होगा v, इसकी एक vx होगी और एक vy होगी। बाकी दोनों की तो पता है अपने को, इसकी मैंने कुछ v मान ली, जबकि ये v ऐसे नहीं आने वाली, ये आने वाली ऐसे ही है, बट मैंने इस तरीके से ले लिए किसी भी ओरिएंटेशन में। अच्छा ये मान के, ये आप इसको x या y के अलाउंग नहीं ले सकते हो, आपको नहीं पता कि ये दोनों तो ऐसे निकल गए, तो ये तीसरा अभी क्या इसके अलाउंग जाएगा, इसके अलाउंग जाएगा, या बीच में कहीं ट्रैवल करेगा किसी एंगल पे, वो हमें नहीं पता। तो मैंने एक जनरल एंगल पे ले लिए इस तरीके से, ठीक है। इसको ले लिया vx और इसको ले लिया v1। ये बात समझ में आ रही? अब देखो कुछ नहीं, बड़े प्यार से आप लोग p फाइनल x लिखने की कोशिश करो पहले। तो x एक्सिस के अलाउंग क्या क्या हो रहा है, एक m मास जो है वो 30 से जा रहा है पॉजिटिव, तो ले लो यार 30 इंटू m। ये वाला मास y के अराउंड जा रहा है, तो इसका तो इधर कुछ इंपैक्ट है नहीं, ये तो सीधा y के अराउंड जा रहा है, तो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इट्स मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो उसका तो जीरो हो गया। इसका देखो हमने एज्यूम किया है कि ये vx ऐसे जा रहा होगा, तो vx इंटू 3m, सो ये हो गया 3mvx। क्या आप लोग को ये pfx समझ में आ रहा है? हमने क्या किया है, फाइनल मोमेंटम लिखने की कोशिश कर रहे हैं तीनों का एक साथ। तो हमने बोला कि भाई तुम जा रहे हो इधर 30 मीटर पर सेकंड से, तुम्हारा मास था m, सो 30 इंटू m, स्पीड इंटू वेलोसिटी, सॉरी स्पीड इंटू मास, ठीक है। और ये वाला जा रहा है m का ऊपर सीधा, तो देयर इज नो कंपोनेंट अलोंग x, तो जीरो हो गया। और इसका हमने लिया है vx, सो 3m इंटू vx, राइट। एकदम देखो, आप थॉट की क्लैरिटी रख के चलोगे तो कभी कोई क्लाउडीनेस नहीं आएगी, आप बिल्कुल वही कर रहे हो जो आपको सिखाया गया है। देयर इज नो कंफ्यूजन। कंफ्यूजन तब आएगा जब आप जल्दबाजी में जल्दी जल्दी एजम्पशंस लेके कुछ करने की कोशिश करोगे। प्योर तरीके से करना है आपने, बिल्कुल एकदम की प्रॉब्लम को हमने डिपिक्ट किया हुआ, हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग मुझे बताओ कि P फाइनल y क्या लिख सकता हूं? 30m, यस, क्योंकि एक जा रहा है इसके अलाउंग, यस, 3m इंटू वी वाई। वेरी गुड, हो गई प्रॉब्लम खलास। अब मुझे मालूम है कि ये भी पहले जीरो था, ये भी पहले जीरो था, तो इसका मतलब ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए, नेट इफेक्ट। तो एक्स और वाई दोनों जीरो थे, तो अब यहां से जीरो करोगे 30m प्लस 3m इंटू वी एक्स, इसको जीरो करो तो वी एक्स कितना आ रहा है, 10 आ रहा होगा माइनस का। यहां से इसको जीरो करके वी एक्स निकालो, वी एक्स, m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो वी एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है सभी का। ऐसे वी वाई इज इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है। सेम इक्वेशन है तो अलग कैसे आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि ये इस तरीके से नहीं, ये कुछ जा रहा होगा इस तरीके से, थोड़ा ऐसे और थोड़ा ऐसे। इसका मतलब इसकी नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि ये वी वाई है माइनस का 10 और ये वी एक्स है माइनस का 10। और अगर लॉजिकली देखो तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पहले रुका हुआ था, ये गया ऐसे, ये वाला गया ऐसे, ये वाला गया ऐसे। इसका मतलब इनका नेट मोमेंटम कुछ इनके बीच में आएगा रिजल्टेंट। अगर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो तो ऐसा कुछ आएगा। तो अगर इसको नेट ऑफ करना है, अगर फाइनल जीरो होना है, तो इस बंदे को बिल्कुल ऑपोजिट में ऐसे आना चाहिए था, तभी तो जीरो हो पाएगा। अगर ये भी उस तरफ आ जाता तो कैसे जीरो होता, ऐड हो जाता ना मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए ये आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है, -10 मीटर पर सेकेंड वी एक्स वी वाई। सो दिस विल बी द। अब उन्होंने क्या पूछा है,
उन्होंने कंपोनेंटाइज फॉर्म में नहीं पूछा, उन्होंने पूछा वेलोसिटी, मतलब वो मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास वेक्टर फॉर्म में अगर आ गया है v अगर वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं -10 i कैप प्लस -10 j कैप। आपको मालूम है इसका मैग्नीट्यूड लिखना कितना आसान है, स्क्वायर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि उन्होंने हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी है, तो उनको मैग्नीट्यूड ऑप्शन में कुछ मैग्नीट्यूड होगा तो वो हमको सेलेक्ट करना होगा, 10√2, क्योंकि दोनों 10 के हैं, ऐड करोगे तो आप 10√2 आएगा। तो ये भी एक, विद दिस प्रॉब्लम यू गेट क्लैरिटी कि मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड इन x एक्सिस y एक्सिस सेपरेटली, एंड दैट गिव्स अस 2 डिफरेंट इक्वेशंस। ओके, सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है टेम्पलेट प्रॉब्लम्स हैं, ये रिवाइज करना चाहिए आप लोगों को घर पे। तो एक लास्ट प्रॉब्लम बिफोर द ब्रेक, इसके बाद हम छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। इसमें किसी को कुछ डाउट है? अगर होता है मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नॉट टुडे, इफ यू गेट टाइम टुमारो, सी द प्रॉब्लम, वॉट एवर यू रिकॉल फ्रॉम माई सेशन, ट्राई टू सॉल्व इट। ट्रस्ट मी गाइज, थिंग्स लुक वेरी ऑब्वियस व्हेन समवन एल्स इज डूइंग। मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूं, इफ यू आर नॉट ड्राइविंग, you are looking at the roads but you don't notice the turns. When you drive once, you will remember the turns. Like wrong turn, you'll remember it. So you have to drive on your own. Someone else is doing, you are hypnotized to the fact his teacher is teaching, so I am just in the mode of receiving it, which is okay. But if you do not cross question this again at home, this learning will never be complete. A block of mass 1.2 kg. अब ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। A block of mass 1.2 kg, okay, at a speed of 20 centimeter per second. At a speed of 20 centimeter per second, collides head on with a similar block kept at rest, with a similar मतलब सेम मास हो गया, ठीक है, similar block kept at rest, ठीक है भाई। The coefficient of restitution is 0.6, E is equal to 0.6, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, E is equal to 0.6 दिया हुआ है। फाइंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या बोला है? फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक। तो कहानी ये कुछ इस तरीके की है, ये भाई साहब जा रहे हैं 1.2 kg के, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे चुपचाप से बैठे हुए हैं, v is equal to 0, दिस इज ऑल्सो 1.2 kg, रेस्ट पे। कोलिजन के बाद कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, लेट्स से दिस कॉल दिस A, दिस इज B. A will be moving with certain velocity VA, and this will be moving with certain velocity VB, ठीक है। This is the scenario after collision. पूछ रहा है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब पहले इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसकी तो जीरो है, इसकी कुछ तो होगी, बाद में ये अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, लॉस निकालना है। तो एक फॉर्मूला में डिराइव किया था, याद करो, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए लॉस ऑफ एनर्जी, तो उसी का कैलकुलेशन पार्ट है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपने को दिया हुआ है। तो पहला काम हमारा ये होगा कि भाई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो पहले वेलोसिटी से निकाल लें, बिकॉज यू विल ओनली नो द फाइनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन यू हैव द हैंडल ऑन वेलोसिटीज। So our first target should be to get the velocities figured out.
अच्छा, हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है कि दिस इज अ वन डायमेंशनल कोलिजन, मतलब ये इसको हेड ऑन मार रहा है, तो मतलब जैसे नहीं बिलियर्ड की बॉल हेड ऑन दूसरी बॉल को मारती है, तो मतलब वैसा ही हेड ऑन कोलिजन है एकदम। इसमें डायमेंशन हमेशा सिंगल इन्वॉल्व रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हेड ऑन बोल दिया मतलब सीधा, मतलब आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी। अगर ये हेड ऑन नहीं होगा थोड़ा सा, मतलब इट विल देयर बी सम एंगल टू इट, तो एंगल होगा तो ये थोड़ा इधर जाएगा वो उधर जाएगा, ऐसा होगा। हेड ऑन है तो मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में सब कुछ, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ हेड ऑन। अच्छा, कैसे निकाल सकते हैं, क्या चीज कंजर्व कर सकते हैं हम? मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो पहले मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले का मोमेंटम कितना है? अच्छा, ये 1.2 कैंसिल होने वाला है, तो इसको आप 1.2 लिखो या मास m लिखो, ये भी m है, m है, m है और m है, ठीक है। तो m लेके चलते हैं बिकॉज m कैंसिल होने वाला है। 1.2 लिख के सिर्फ इक्वेशन कॉम्प्लिकेट होने वाली है। सो m इंटू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड रख रहा हूँ क्योंकि आंसर मेरा फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि इसको मीटर पर सेकंड में करें। m इंटू 20 ये पहला है इस सेक्शन में, प्लस 0, देखो वो उसका है m इंटू 20, इसका है 0 इनिशियल मोमेंटम। बाद में हम लेके चल रहे हैं कुछ va, तो ये हो जाएगा m इंटू va प्लस m इंटू vb। हमें कुछ नहीं पता इनके बारे में, कौन किधर जा रहा, पीछे आ रहा आगे आ रहा, कुछ नहीं पता, राइट। तो आई जस्ट रोड m इंटू va m इंटू vb, m कैंसिल हो गया तो यहां से आ गया va प्लस vb इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन 1 गाइस, सबको क्लियर हो गई है? मैंने सिर्फ मोमेंटम कंजर्व किया है। अब लेकिन समस्या है, दो बीमार है और एक ही इक्वेशन है, दवाई गोली एक ही है, इसको खिलाए, एक और दवाई लेके आते हैं। कुछ और दिया है? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी तो दिया है, तो इससे भी तो काम ले सकते हैं अपना। तो अभी वेलोसिटी ऑफ ई क्या होता है? ई इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जिसकी वैल्यू है 0.6 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिस विल बी वीबी माइनस वीए। अभी देखो यहां पे ये कंफ्यूजन मत सोचना कि सर अभी को साइन तो पता नहीं है तो ये कैसे लिखें। भाई मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया वीबी माइनस वी। व्हेन आई सॉल्व दिस मैथ्स विल कम टू द रेस्क्यू, आई विल गेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन व्हाटएवर, सो लेट इट बी वीबी माइनस वी। आई हैव नॉट प्लग्ड इन द साइन, जैसे फॉर्मूला में लिखते हैं हम लोग v1 माइनस v2, ये हो गया vb माइनस va। नाउ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट विल बी 20 माइनस 0, ये तो पक्का है। यहां पे मैंने vb माइनस va किया, वहां पे मैंने ua माइनस ub किया, मतलब रिवर्स, इट्स ऑलवेज रिवर्स, राइट। सो यहां से हमारा vb माइनस va क्या आ गया भाई? vb माइनस va आ गया 20 इंटू ये आ गया 12, ठीक है। अब चीजें सॉल्वेबल हैं। vb प्लस va कितना है अपने पास? 20 है। मतलब यहां पे हमने साइन डाला ना, वहां पे साइन डाला, आप सॉल्व कर लेते। तो ये इसको ऐड कर लें तो हो जाएगा 2vb इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 32। तो vb आ जाएगा हमारे पास 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव में आया आंसर। इसका मतलब ओरिजिनल मास जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी के डायरेक्शन में 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज माई न्यू वेलोसिटी। अब इस तरह से अगर vb की वैल्यू यहां डाल दें तो 16 माइनस va इज इक्वल टू 12, so va will be equal to 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया v और vb आ गए। अब उसने पूछा क्या है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इन इलास्टिक कोलिजन है तो डेफिनेटली लॉस होगा, तो हम प्रूव कर चुके हैं। तो पहले की इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है अकेले की, क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं, हाफ mv स्क्वायर ऑफ दिस माइनस
हाफ mv स्क्वायर ऑफ दिस और हाफ mv स्क्वायर ऑफ दिस, राइट, माइनस करना। तो ये कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्या चीज आ गई, अब यहाँ पे चूंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि मास हम केजी में लेंगे, वो सेंटीमीटर यूनिट जो होंगी वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। सो इस 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम 0.2 मीटर पर सेकेंड लेंगे, और वहां पे भी 0.16 और यहाँ पे भी 0.04। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको? सो जस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है, कर लेते हैं फटाफट। तो पहले हम ले लेते हैं ओरिजिनल वेलोसिटी u जो थी वो थी 0.2 मीटर पर सेकेंड, मास 1.2 kg था, और va आया अपना 0.04 मीटर पर सेकेंड, मास तो सेम ही रहेगा कोलिजन के बाद भी, और vb जो है 0.16 मीटर पर सेकेंड, और मास इसका भी 1.2 kg था। ये बाद का सिनेरियो है, ये बिफोर और ये है आफ्टर। तो लॉस ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ m, मतलब 1.2 इंटू दिस स्क्वायर, मतलब 0.2 का स्क्वायर है ना, हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ 1.2 इंटू इसका 0.04 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1.2 इंटू 0.16 का स्क्वायर। ये लॉस आपको जो लिखा है मैंने आपको समझ में आ रहा है? उनका मिला के इससे ओरिजिनल सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो कॉमन है पहले कॉमन ले लेते हैं, है ना। सो ये 1.2 अपॉन 2 ये पूरा कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, 0.2 का स्क्वायर 0.04, ठीक, माइनस 0.04 का स्क्वायर वुड बी 0.0016, और ये हो जाएगा 0.16 का स्क्वायर 16 होगा 256, तो 256 और उसमें 4 डेसिमल, तो 0.0256 माइनस 0.0256। अब ये आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0.6, और ये कितना हो जा रहा है मुझे बताओ कैलकुलेट करके भाई। फाइनल आंसर जो है 7.68 इंटू -3 आ रहा है। फाइनल आंसर आ रहा है 7.68 10⁻³ जूल। देखो इतना काम आप लोग कर लो यार। अब ओके, ठीक है, few of you got it, so I have confidence that all of you will get it. So the मुद्दे की बात is कि there would be some problems which would involve a bit of calc. So the calc should not be ignored. You should be in the habit of, तो ऐसा नहीं होगा कि you will get all honky dory questions कि यहाँ पे calculation बिल्कुल ना हो. A bit of calculation
टू टेक इट एज पिंच ऑफ सॉल्ट, आएगा आपके रास्ते में, ठीक है। ओके, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इफ यू कंसीडर दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव कि जो हम लोग फोर्स में एमपीडी बनाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर के काम करो, उससे ज़्यादा ईजी है एक्चुअली। है मोमेंटम कंजर्व करना है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करनी है, फिर निकालनी है, और जो कॉन्सेप्ट हम आप सीख रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अभी क्या हुआ है, 12:05 हुआ है, राइट। सो 12:15 we'll start, 12:20 we'll start again, and till 1:10 we will do at least few more problems, ठीक है। ओके गाइस, मुझे याद रहा इस बार। ये ऐसा क्यों दिख रहा है? ओके चलो, ओके चलो थोड़ा कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन। ये सबको समझ में आया है ना? रिवाइज करो घर जाके, नहीं समझ में आया तो। पेज 216 क्वेश्चन 5। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की भी जरूरत है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि मुझे थोड़ा इजी हो जाए। ये है कहानी एक बॉल की और एक इसमें स्ट्राइक करती हुई बॉल की। बॉल ने कुछ इसको ऐसे स्ट्राइक किया होगा शायद, और ये स्ट्राइक करने के बाद ऐसे आ रही। स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी दी हुई है -i कैप + 3j कैप। मतलब ये जो v है इसकी -i कैप + 3j कैप, मतलब कलीजन कुछ 2 डायमेंशन में हुआ है इस तरीके, बिकॉज i और j दोनों कंपोनेंट है। ये ओरिजिनल हमको नहीं पता, u हम ले लेते हैं कुछ ux i कैप + uy j कैप, हमें पता नहीं इसके बारे में कुछ भी। तो डायरेक्शन जो भी प्लस माइनस होगा अपने आप निकल जाना चाहिए। मैंने इसको इस तरीके से ले लिया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है अपने को 1/2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2। मतलब ये सिनेरियो कैसा है, जैसे कि मैं यहां पे ऐसे ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, बॉल इज गोइंग लाइक दिस एंड कमिंग लाइक दिस, राइट, इस तरीके से। तो ये पूरा ये जो वर्टिकल डायग्राम है, ये स्मार्ट बोर्ड को ऐसे आप हॉरिजॉन्टल कर लो, ऐसा पूरा कर लो, तो ये सीन हो जाएगा, इस तरीके से बना। आंसर इसका यस, नहीं सी नहीं होगा, मैं कहते डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, डी जितना, क्योंकि ये डबल होकर इधर आएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है ना, तो ओरिजिनल 2 होना चाहिए था प्लस का, शुड बी डी। यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि एक हमारे पास है एक्स एक्सिस और एक हमारे पास है वाई एक्सिस। जब बॉल जाके ऐसे कोलाइड करेगी, ये आपको अब यहाँ पे प्योर फिजिक्स है, कुछ मैथ्स नहीं है, जस्ट प्योर फिजिक्स कि इस बॉल की जो वेलोसिटी है, मतलब ये अगर आप इसको एक्सटेंड करो, ओरिजिनल वेलोसिटी कुछ इस तरीके से रही होगी। जब इसने स्ट्राइक किया उस टाइम ये कुछ ऐसे जा रही थी। सो जस्ट बिफोर द कोलिजन ये ऐसे जा रही है, इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट, द ओरिजिनल वेलोसिटी, ये ux हम बोल रहे हैं, जो दिस वाज ux, और ये वाला कंपोनेंट हम बोल रहे थे uy, राइट।
गाइज आप ये सोचो कि इस कोलिजन से क्या y कंपोनेंट पे कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब y कंपोनेंट इज पैरेलल टू द वॉल, मतलब दिस इज नो कोलिजन एक्चुअली, यू आर जस्ट रबिंग अगेंस्ट द वॉल एट दैट, मतलब अगर आप इसको फील करो तो y कंपोनेंट इज अनचेंज्ड। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑप्शंस में जो भी होगा +3j कैप तो दिखना ही चाहिए, बट आई थिंक वो सभी में है, सभी में है, तो बड़े दर्दनाक प्रोसेस से इसकी मौत हो गई, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अब फॉर कोलिजन एक्चुअली कहां हो रहा है? x के अलोंग। अब x के अलोंग अगर हम, जो हमारा फॉर्मूला है ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, याद रखो ये चीज जो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको आप इंडिविजुअल x y के उसमें भी लगा सकते, ठीक है? तो इसकी हेल्प लेके आप ux निकालने की कोशिश करो। अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली फ्रॉम x एक्सिस के अलोंग पर्सपेक्टिव, कि व्हाट इज माय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग x and what is my velocity of separation along x, and make it equal to 1/2. You will get the ux as, मेरे ख्याल से प्लस का 2 आना चाहिए आपको। क्या बोल रहा हूं मैं? वेलोसिटी ऑफ, सॉरी वेलोसिटी ऊपर, my bad guys, this is velocity of separation upon velocity of approach, my bad, this I just flipped the formula, this is velocity of separation upon velocity of approach। अब ये आप लिखो किसके लिए? ओनली फॉर x, ओनली फॉर x लिखो। टू आ गया, 2i कैप। आप सोच के लिखोगे प्यार से, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी सेपरेशन मतलब वॉल तो 0 पे था, 0 करा तो 0 माइनस ये आ रहा है x में इसकी वेलोसिटी थी माइनस की 1, देखो आफ्टर सेपरेशन क्या होता है? आफ्टर ये तो है 0 पे, पहले भी 0 तभी भी 0 पे वॉल, आफ्टर ये है -1, तो -1 0 माइनस -1, क्योंकि ये आफ्टर का सीन है सेपरेशन, ये क्या होगा? ux -0। अभी ux आई एम पुटिंग विदाउट साइन, आई डोंट नो, बट इट इज दिस, इसका वेलोसिटी माइनस वॉल का वेलोसिटी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1/2, बिकॉज ये 1/2 दिया हुआ है। सो ये क्या हो गया? 1/ux इज इक्वल टू 1/2, तो ux ऑटोमेटिकली प्लस का 2 आ गया, और आना भी चाहिए था। अगर देखो ऐसे स्ट्राइक करेगा तभी तो ऐसे आ पाएगा, इसका मतलब ux शुड हैव बीन पॉजिटिव एंड दिस इज, और y में कोई चेंज नहीं, y तो वैसे का वैसा। सो योर ओरिजिनल वेलोसिटी u वुड बी 2i कैप प्लस 3j कैप। तो दिस इज अनदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। सो यू, लेकिन इस क्वेश्चन से आपने क्या समझा है? आपने ये समझा है कि आप इस बंदे का इस्तेमाल x और y के लिए सेपरेटली भी कर सकते हो, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्मूला है। दिस इज ए, यहां पे जो है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर है, तो इनको आप x y लगा सकते हो। लेकिन यहां पे अगर आप इसको y के लगा दोगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि y के अलावा कोई कोलिजन ही नहीं है, तो देयर इज नो कोलिजन, तो आप ये लगा के गेम को गड़बड़ कर दोगे। ठीक, आपको सिर्फ देखना है कि एक्चुअल कोलिजन किसके अलावा हो रहा है? x के अलावा, y वाला तो सिर्फ इसके साथ चल रहा है, राइट? ओके, तो दिस इज वन वेराइटी। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अभी 9 जो हमने किया है और जो 6 में किया है, क्या आप लोग 9 कर पाओगे? देखो अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ये अभी जो हमने हैवी बॉल वाला क्वेश्चन किया है उससे बिल्कुल रिलेटेड है।
To be honest, you just have to plug in the values in the result you already got. Question number 6. So 2v0 plus 2 plus 4 डबल करके ऐड होगा ना. So 2v0 over 2 plus 2 4. 9 कर दीजिए. हाइट कैसे हो जाएगा? वॉल का वेलोसिटी डबल होगा तो 2v0 और ऐड होगा किसका? बॉल का. तो 1 into 2 plus 2 4 आएगा. क्वेश्चन एकदम सेम है. क्वेश्चन गाइज एकदम सेम है जो हमने अभी 6 किया. उसमें 6 में वैल्यूज नहीं दिया हुआ था, उसमें अलजेब्राइकली यू और वी में करना था, इसमें वैल्यूज दिया हुआ. दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? सो ने मेजॉरिटी जो है क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए चेक पॉइंट 4 के. बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने होंगे. नाउ लेट्स कम क्विकली टू सम ऑफ देम. लेट डू सम ऑफ द PYQs. आप लोग पेज नंबर 249 पे आ जाओ. 1-2 क्वेश्चन और करेंगे बस, फिर छुट्टी. पेज 249 पे पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे. क्वेश्चन नंबर 80 करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 80. ये सभी का हो जाना चाहिए. आप देखो, बहुत इजी क्वेश्चन. ये 2023 में आया है मैं जेईई मेंस में. सिर्फ आपको क्या कंजर्व करना है? मोमेंटम, बस. V/2 should be D V/2. C आ रहा है. अच्छा M और 2M, सॉरी 3M into V. मेंटल मैथ्स थोड़ी सी एक्सपायर हो गई लगता है. ओके, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा लो. क्वेश्चन 78. क्वेश्चन 78. अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था क्वेश्चन 78 में. इफ देयर इज अ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू इक्वल मासेस, velocities are interchanged. उसी का क्वेश्चन है. आ गया? एनर्जी कंजर्व करके आप ये जो ऐसे आ रहा है, ये
तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर दो इस हाइट से, आर जो भी हाफ सॉरी एम जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसकी वेलोसिटी निकल आएगी और वो उसको ट्रांसफर हो जाएगी और ये वाला रेस्ट पे आ जाएगा। हो गया? तो आज की सभा समाप्त की जाए, ठीक है? अब आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस, यू कैन स्टार्ट पैकिंग अप। आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको बहुत सारे मेंस में दिखाई देंगे।